फ्यूचर IITians, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए सीटी के वीक 4 का 1 शॉट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं बर्थडे पैराडॉक्स प्रॉब्लम। तो चलिए, क्लेम इफ़ यू हैव सम वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल मे बी लाइक 25 और समथिंग। मतलब आपके पास कोई स्मॉल नंबर है, जैसे 25 हो गया या 28 या कुछ भी है, then there is a 50% chance that two people same month and date of birth DOB। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 50% क्या चांस है कि वो जो दो पीपल है उसमें, तो उनका क्या होगा, जो मंथ है, मतलब जो उनका मंथ है वो भी सेम होगा। जैसे जनवरी है तो उसका भी जनवरी, और डेट होगा मतलब कि डेट भी सेम होगा। तो ये तो कहना मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं चेक। तो क्या करेंगे, फिक्स वन कार्ड चेक अगेंस्ट ऑल अदर। तो आपको एक कार्ड लेना है कोई भी, ठीक ना, मतलब किसी एक का कार्ड ले लिए, स्टूडेंट ही मान लीजिए, तो उसका आपको वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी दिया रहेगा। अब उससे हमें कंपेयर करना है जितने भी अदर कार्ड है कि पहले कि क्या वो डेट ऑफ बर्थ सेम है। तो अगर फाइंड होता है तो ठीक है, इफ़ वन फाइंड द कार्ड सो कीप इट एंड रीडो द स्टेप। तो आपको क्या करना है कि अगर हमें कार्ड फाइंड होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम दूसरा कार्ड लेंगे, फिर वैसे और कंपेयर करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, लाइक 1000 है, तो आप क्या वन कार्ड को लेंगे, फिर आप 90 क्या इतना से कंपेयर करेंगे 999 से। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है बिनिंग। यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये नेस्टेड आइट्रेशन होता है क्या। आप जो एक कार्ड फिक्स करेंगे, एक कार्ड लेंगे, उसके अगेन आप क्या करेंगे, और कार्ड चेक करेंगे, ठीक ना, अदर कार्ड। तो उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, नेस्टेड आइट्रेशन की। तो ये क्या होता है, तो हम नेस्टेड आइट्रेशन को आइट्रेशन विद इन आइट्रेशन करते हैं। मतलब इसमें एक आइट्रेशन चलते रहता है और उसके अंदर भी आइट्रेशन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपर लूप कहते हैं, अपर लूप। और उसके अंदर जो आइट्रेशन चलेगा उसे हम क्या कहेंगे, इनर लूप। तो ये हमारा होता है नेस्टेड आइट्रेशन। इसमें आइट्रेशन के अंदर भी मल्टीपल आइट्रेशन होते हैं। तो जो बिनिंग का इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिनिंग टू रिड्यूस नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन आइट्रेशन। जो आइट्रेशन में जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस होते हैं, जैसे कि आपने देखा ही, अगर हमारे पास मान लीजिए 1 के कार्ड होते, ठीक ना, तो हम 1 कार्ड को लेते और उससे हम क्या 999 का हम क्या करते, कंपेयर करते। तो हम विनिंग का मतलब इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये क्या करता है कि जो नंबर ऑफ कंपेरिजन है उसको वो रिड्यूस करता है, कम करता है। सो वी कैन से बिनिंग मेथड इज़ यूज टू स्मूथिंग डाटा। ये स्मूथिंग डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, या और टू हैंडल नॉइसी डाटा, या जो नॉइसी डाटा है उसको हैंडल करने के लिए किया जाता है। तो इस मेथड में तो डाटा इज़ फर्स्ट स्टोर। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम डाटा को स्टोर करते हैं, एंड देन द स्टोर्ड वैल्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अ नंबर ऑफ बकेट्स और बिन। तो जो हमारे पास स्टोर्ड वैल्यू होता है, फिर उसको हम क्या करते हैं कि हम उसको बकेट्स या बिन्स में बांटते हैं। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए आपको 100 पीपल दे दिए गए, ठीक ना, मतलब 100 कार्ड मान लीजिए दे दिए गए, और आपको क्या बोला, इसमें से आपको टीनेजर्स फाइंड करने हैं और यंग पीपल और ओल्ड को, ठीक। तो आप क्या एक एक कार्ड लेके सबका चेक तो नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए, आप 3 बंस बना लेंगे, बकेट्स बना लेंगे, बिन मतलब, तो आपने बना लिया, ठीक ना। तो मान लीजिए आप एक बिन में एज क्या रखते हैं, जिसका एज 1 to 18 ईयर होगा, उसको हम 3 में ऐसे ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रख लिए जिसका 18 से 60 ईयर हो गया, और इधर वाले को हम ओल्ड वाले को 60 प्लस कर लिए। तो ये ईजी हो गया। अगर आप एक एक कार्ड को देखने बैठते हैं कि एक कार्ड में चेक करते हैं कि वो 3 है, ओल्ड है, फिर इसको करते हैं, या तो आपने ऐसा कर लिया कि आपने एक बार में क्या 1 to 18 ईयर वाले को कर लिया, फिर 18 to 16 और 16 प्लस को कर लिया, सॉरी 13 to 9 18 होता है, तो चाइल्ड मान लीजिए यहाँ। तो अगर आप अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से आपको बताना है ओल्ड एज वाले को, तो आप तो ईजिली बता देंगे ओल्ड एज वाले को। लेकिन वही आप अगर 100 कास्ट में से ओल्ड छाते रहते तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता।
तो जो हमारा बर्थडे पैराडॉक्स वाला प्रॉब्लम था उसको हम बिनिंग से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो हमें क्या करना है, क्रिएट 12 बिन्स करना है, या इसको अब 12th मंथ्स में करना है। तो जैसे जनवरी टू दिसंबर तक हम कर देंगे, इसको हम 12 बिन बना लेंगे इसके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर द मंथ्स अकॉर्डिंग इन ईच मंथ्स यूजिंग मल्टीपल लूप्स, देन कंपेयर वैल्यू विथ ईच बिन फॉर सेम मंथ्स डेट, रिड्यूस नंबर ऑफ कंपैरिजंस। तो इसमें देखिए करना क्या है, तो मान लीजिए हमने 12 बिन्स बनाए 12 मंथ के, ठीक, जनवरी से दिसंबर तक हमने 12 बिन बनाई। तो मान लीजिए जनवरी में हमें 3 कार्ड्स मिले, ठीक ना। तो 3 कार्ड्स में फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या मतलब जो भी दो पीपल है, क्या उनका डेट ऑफ बर्थ सेम है। मंथ्स तो हमने सेपरेट कर ही लिया है मंथ्स को 12 मंथ्स में। उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें उसका डेट भी तो सेम होना चाहिए, क्योंकि जो बर्थडे पैराडॉक्स में था उसमें क्या बोला था कि 50% चांस है कि उसका क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ सेम होगा। तो इसी को हमको क्या करना था, हम चेक कर रहे हैं। तो आप बिनिंग का यूज़ करके आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी बिन बना के मतलब आप इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्ड्स होते तो कंपैरिजन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हम उसको बिन बना लिए। तो मान लीजिए हमें कुछ मंथ्स के मिले ही नहीं, सितंबर के में मतलब मान लीजिए एक ही का डेट ऑफ बर्थ आता है एक ही इंसान का, तो उसका कंपेयर हम नहीं करेंगे। फिर जनवरी में हमें ज़्यादा मिले तो हम कंपेयर कर लिए, उनके डेट का कर लिए और ईयर का भी करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में मतलब ईयर भी सेम होना चाहिए, मंथ मतलब सेम डेट में ही बर्थडे होना चाहिए। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो है टेक्निक। तो इसमें क्या है, क्रिएट वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लास्ट नाउन एंड स्टोर लास्ट सीन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन इज दैट इज इक्वल टू नाउन इज दैट। तो जैसे हम कोई भी एक नाम लेंगे, तो वो जैसे हम पूजा लेके चलते हैं, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम नाउन में जब सॉरी नाउन तो ये है और प्रोनाउन में करेंगे। तो मान लीजिए हम उसको सी बोल रहे हैं, ठीक ना। अब आगे चल के हमें सेंटेंस में एक और कोई नाम मिल गया, कोई भी एग्जांपल ए बी ही लेके चलते हैं, ठीक ना। ए किसी का नाम है, तो जो आगे हम उसको जो सेंटेंस होगा क्या उसमें मतलब एक बार तो चलिए समझ में आ गया, ठीक ना, उसके बारे में चाह रहे हैं सी इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन जब एक दूसरा नाम आ गया तो क्या उसके बाद ये उसी के बारे में सी डिनोट करेगा जो नाउन है। सो रन नेस्टेड लूप विद इन एन वेन एवर वन सी अ प्रोनाउन द लास्ट नाउन इज इक्वल मैचिंग नाउन। तो इज दिस ऑलवेज द केस। तो मतलब पता करना है कि क्या ये हमेशा राइट होगा, ट्रू होगा। तो देखिए जो कंप्यूटर होता है तो वो तो उसको कैसे पता कर पाएगा, तो उसके माइंड में तो इतना होता नहीं। जैसे कि हम हैं तो हम एक बार माइंड में इसको रख सकते हैं कि हाँ ये पूजा के लिए इसी यूज़ हुआ था, तो आगे ए आके तो चलिए हम पूजा को ही रेफ़र कर दें, या कुछ भी आपको थिंग आ गया तो इट आ गया तो ठीक है हम इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर को ये पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है हम NPL, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसके बारे में हमें डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस ये इससे समझा जाता है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं कंपेयरिंग का। तो कंपेयरिंग ईच एलिमेंट्स विथ ऑल अदर एलिमेंट्स। तो हमें क्या करना है कि हर एक एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो हमारे पास A B C D E ये कुछ एलिमेंट्स हैं। तो अब इसका हम कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए A को पहले हम B के साथ किए, फिर A को C के साथ, फिर A को D के साथ, फिर A को E के साथ। तो टोटल हम कितना 4 बार हम उसका कंपेयर किए, 4 कंपेयर हुआ। उसके बाद हम B को C से करते हैं, B को D से करते हैं, B को E से करते हैं, और B को A से, तो ये देखिए A का B से तो पहले ही हो चुका, तो उसको हम इसमें यहाँ क्या काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, 3 कंपेयर हो गया। उसके बाद हम C को करते हैं, तो हम C को D से करेंगे, C को E से करेंगे। तो देखिए A का C से तो ऑलरेडी हो चुका है और B का C से भी कंपेयर हो चुका है। तो हमारे पास कितना हो गया, टोटल 2 कंपेयर हो गया। अब लास्ट बचा क्या, D का हम D विथ E से करेंगे तो 1 हो गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्या है कंपेरिजन्स कितने हैं, 10 हो गए टोटल। तो चलिए इसी का हम एक फार्मूला देखते हैं। तो क्या बोला है, फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में
ए बी सी डी ई, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट थे 5 थे, ठीक है ना। और हमारे पास एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 6, अगर ज़्यादा भी अगर हमारे पास कंपेयर करने के लिए ज़्यादा ऑब्जेक्ट तो ज़्यादा भी हो सकता है। द नंबर ऑफ कंपेरिजन्स रिक्वायर्ड विल बी, तो देखिए n-1 n-2 फिर ये 1 तक गया। तो इसमें भी वही हुआ, पहले तो हमारे पास 5 थे, ठीक ना, तो 5 में से क्या 4 हुआ, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, फिर लास्ट में 1 हो गया। तो वैसे अगर 6 होगा तो हमारे पास क्या 5 कंपेरिजन्स होंगे, फिर 4 होंगे, तो भाई n-1 क्या है। तो अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपने क्या पढ़ा ही होगा इसका फार्मूला, जब हम सम करते थे 1 to 100 का, क्या फर्स्ट 100 नंबर या कुछ, तो इस टाइप का फार्मूला हम अप्लाई करते थे। तो कुछ वैसे तरीके का ही फार्मूला है, तो ये उसमें यूज़ होगा। तो अगर हम देख लीजिए हमने वहाँ पर क्या किया था, हमारे कितना मिले थे 10 कंपेरिजन्स मिले थे, 5 ऑब्जेक्ट थे। तो इस फार्मूला में जब हम रखेंगे तो 5 -1 4 हो जाएगा और 2, तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4, तो ये 10 हमें ऐसा फार्मूला से इजीली मिल गया, तो हम इतना क्यों ऐसे लिखने जाएंगे। तो क्या है, दिस सेम एज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला बस सेम रहेगा, जैसे कि आपके पास n ऑब्जेक्ट है, आपको 5 में से कोई हमको 2 चूज़ करना है, तो ये भी वही मतलब सेम फार्मूला अप्लाई होगा। आपके पास 5 ड्रेसेस के ऑप्शन है, लेकिन आपको मान लीजिए 2 ही ऑप्शन लेना है, मतलब 2 ही ड्रेस लेना है, तो उसका फार्मूला भी बस ये सेम हो जाएगा, यही रहेगा, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं, देखते हैं इसको कैसे आता है, वही फार्मूला है, बस इसका ड्राइव किया हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, तो आपका पेयर कितना बनेगा n×n मिलेगा। तो फ्रॉम दिस रिड्यूस सेल्फ कंपेरिजन्स, तो आपको हमको सेल्फ कंपेरिजन को रिड्यूस करना है, निकालना है बाहर। तो उसमें भी आपने देखा ही था, हमने खुद से तो नहीं किया था, ए का बी से किया था, बी का सी से किया था ऐसे, लेकिन क्या ए का ए से हमने किया था, नहीं किया था, खुद का खुद से क्या कंपेयर करेंगे। तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे -n। फिर क्या है, कंपेयरिंग ए विथ बी इज सेम एज कंपेयरिंग बी विथ है। तो अगर आप ए को बी से कंपेयर करो या बी को ए से कंपेयर करो तो वो तो सेम ही होगा। जैसे कि आप कंपेयर कर रहे हो किसी से, आप एक लड़की है, उसका नाम मान लीजिए रानी है, ठीक ना। अब रानी को आप मान लीजिए रीता से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर रीता को रानी से कंपेयर कर रहे हैं, वही मीनिंग होगा ना दोनों के बारे में। मान लीजिए उनका हैंड राइटिंग के कंपेयर कर रहे हैं, तो बार बार क्या कंपेयर करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। तो बस फार्मूला ड्राइव हो गया। ऐसे भी आप किसी भी तरीके से उसको याद रख सकते हो। तो अगर आपको ही कंपेयर करना है तो उसका सबसे ही मतलब इजी तरीका क्या होता है, बिनिंग होता है। तो अब बिनिंग को हम न्यूमेरिकली देखते हैं। तो आप मान लीजिए आपके पास 9 ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ए से आई तक। तो अब फार्मूला तो वही होगा n×n- मतलब 9 है तो 9 -1 8 हो गया, और अपॉन में 2 तो ये 4 हो गया। सो 9 4 जा 36 हो गया। तो आपके पास अभी कितने कंपेयर करने होंगे, आपको 36 करने होंगे। सो अब आगे देखते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो 9 ऑब्जेक्ट थे, ठीक ना, उसको हम 3 बिन में डिवाइड कर देते हैं, तब क्या होगा। तो देखिए हम क्या करें, ए बी सी को एक बिन में कर दिए, हम जी एच आई और डी ई एफ को, ठीक ना। तो हमने क्या किया, इसको हमने 3 बिन्स में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जितने भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स थे। तो अब बिन बनाने के बाद हम नंबर ऑफ जो कंपेरिजन है उसमें हम क्या करेंगे, तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर n के जगह हम क्या कर दिए 3 रख दिया। सो 3 -1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, और हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया। तो देखो 36, आपको 36 कंपैरिजन या 3 कंपैरिजन कौन सा इजी पड़ेगा, तो 3 ही पड़ेगा। सो हमारे पास नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्या है, कंपैरिजन फॉर ऑल 3 बिन। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक बिन के लिए निकला था, हमारे पास 3 बिन के लिए क्या हो जाएगा, किसमें 3 एलिमेंट्स है, तो हमें 9 कंपैरिजन करने हैं। तो ये तो 36 तो काफ़ी इजी ही पड़ा। So that number of comparison reduces from 36 to 4 factorial, reduced by a फैक्टर ऑफ 4 टाइम। मतलब कि क्या, अब हमें जो हम नेक्स्ट आइट्रेशन करते थे वो हमें 4 टाइम करना पड़ेगा। तो बस वही बोल रहा है 4 फैक्टोरियन, मतलब 4 × 3 × 2 हो गया। तो अब जो हमारा फैक्टर था, मतलब जो कितने बार हमको आइट्रेशन करना पड़ता है वो कैसे करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ टू बिनिंग।
तो हम जानते हैं कि नॉर्मल जो कंपैरिजन करते हैं उसका फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2 होता है। सो अब क्या होता है, इफ़ वी यूज स्केल लाइन्स टू इक्वल साइज नंबर ऑफ आइटम्स इन इच बिन इज एन अपॉन के। तो देखिए मतलब के यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, तो ये मतलब बिन को ही कर रहा है कि हमारे पास कितने बिन हैं। तो जैसे कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स या 4 हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम उसको 2 बिन्स में डिवाइड बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल सा। तो 4 आइटम्स है, तो इसमें हमने 2 रख दिया, इसमें 2 रख दिया, तो बस यहाँ पर के वही बिन को ही डिनोट कर रहा है। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ जो कंपैरिजन्स है वो पर बिन क्या हो जाएगा, तो जहाँ पर हमारे पास n था वहाँ हमें n माइनस के कर देना है, बस ऐसे कर लिया। और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो फैक्टर ऑफ रिडक्शन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो नॉर्मल था ना, मतलब नॉर्मल फार्मूला था, और ये जो आपका आया बिन, जो हमने बिन को इंक्लूड किया है, ये जो है ये क्या है, विथआउट बिन। अगर आपके पास बिन नहीं है तो फिर विथआउट बिन चलता है, और ये क्या चलता है, विथ बिन का फॉर्मूला है, ठीक ना। तो फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। तो फैक्टर ऑफ रिडक्शन का मेन फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और आपको नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारा आपको टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए इंग्लिश 1 के ऊपर, मैथ्स 1, स्टैटिक्स 1, तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको जो 13 जुलाई है जिसका क्वालिफायर हुआ था उसका क्वेश्चन चाहिए, मतलब PYQ आपका हो गया, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपको वो सारी चीज़ प्रोवाइड करा दी जाएगी।